देखिए इस वीडियो में जो आपको सी टेट के एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंट स्टडी के क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन में आप रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है वो आपका दिशा और दूरी का दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप ठीक पहले 60 मीटर पूर्व चलेंगे, फिर 200 मीटर उत्तर चलेंगे, फिर 350 मीटर पश्चिम चलेंगे और फिर अंत में जो है वो 40 मीटर उत्तर की ओर चलेंगे और चलकर होटल पहुंच जाते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा आपको बतानी है। ठीक है, तो जब भी आपका ये दिशा और दूरी आ जाए तो आपको दिशा दूरी ज्ञात होनी चाहिए कि हमारी दिशा दूरी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए दिशा और दूरी मैं बता देता हूँ, ये है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका राइट हैंड होता है तो इधर होता है, राइट हैंड की तरफ आपका पूरब होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो आपका होता है वो पश्चिम होता है, और ऊपर की तरफ यानी कि आपके सिर की तरफ जो होता है उत्तर होता है, और नीचे की तरफ जो होता है वो आपका दक्षिण होता है। ये आपको दिशा जरूर याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको ये दिशा याद रखते हैं तो आप ये आपके जो दिशा और दूरी के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व चलते हैं। अगर मान लीजिएगा आप जो हैं यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ ये आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आप रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है, अब रेलवे स्टेशन से क्या कर रहा है कि आप जो पहले 60 मीटर ठीक पूर्व चलते हैं। अब आप यहाँ हैं तो पूर्व आपकी दिशा इधर होगी, देखिएगा पूर्व दिशा यहाँ है, तो आप पूर्व जो चलते हैं वो 60 मीटर चलते हैं। आप ये आप 60 मीटर चलिए। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि फिर 200 मीटर उत्तर चलते। अब आप यहाँ तो उत्तर दिशा आपके ऊपर होगी तो 200 मीटर आप ये चल दिए। ठीक है, ये 200 मीटर आप यहाँ चल दिए, आप 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर के बाद क्या कहा गया है कि आप 350 मीटर पश्चिम चलते हैं। अब आप यहाँ हैं तो पश्चिम दिशा आपकी इधर होगी, तो 350 मीटर आप ये आप चल दिए पश्चिम दिशा में। ठीक है, यानी कि 350 मीटर आप पश्चिम दिशा में चल दिए। ठीक है, फिर अंत में ठीक उत्तर 40 मीटर चलते। अब यहाँ से आपका उत्तर दिशा ऊपर होगी तो 40 मीटर आप ये चल दिए, आप 40 मीटर। ठीक है, और आप जो होटल पर पहुँच गए हैं, होटल पहुँच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या होगी। होटल के से अगर आप होटल पहुंच जाते हैं तो रेलवे स्टेशन की दिशा क्या होती है। तो आप यहाँ हैं तो ठीक है, देखिएगा आपका पूर्व ये हो जाएगा और पश्चिम ये हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा और नीचे आपके दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी होटल की अगर आप होटल पर हैं तो आपके रेलवे स्टेशन की दिशा पूछी जाए तो आपकी ये दिशा जो आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रही है आपकी। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना दौड़कर छत पर ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार मनाने के लिए। ठीक है, तो चांद देखकर जो पूजा की जाती है वो आपकी करवा चौथ की में पूजा की जाती है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में चांद की पूजा की जाती है। ठीक है, और करवा चौथ जो बनाया जाता है वो आपका कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बनाया जाता है। ठीक है, और करवा चौथ में सबसे पहले यानी कि दिन में तो शंकर भगवान, पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है, और ठीक है, और रात में जो है चंद्रमा को देखकर पूजा की जाती है। ठीक है, यह व्रत जो रखा जाता है, करवा चौथ जो व्रत रखा जाता है वो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। ठीक है, तो मीना दौड़कर छत पर ऊपर चांद देखने के लिए जाती है और किस त्योहार मनाने के लिए जाती है, वो आपका करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए जाती है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला। ठीक है, 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला जो है आपकी सुनीता विलियम्स थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो स्पेस स्टेशन से अपनी पहली बार यात्रा अंतरिक्ष में की थी, तो उन्होंने कुल 321 दिन और 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो है वो भारत की पहली महिला हैं जो 6 घंटे से अधिक समय तक भारत अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, इनसे पहले जो है प्रथम महिला जो थी वो कल्पना चावला थी, परंतु कल्पना चावला इतने लंबे समय तक नहीं रही थी।
ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में रहने जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आप कल्पना चावला लगाओगे, ठीक है। परंतु क्वेश्चन में 6 महीने से अधिक तक के समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला पूछा गया, तो आपका आंसर सुनीता विलियम्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला का नाम बताइए, ठीक है, तो वो आपकी अमेरिका की क्रिस्टीना कोच है, ठीक है। परंतु क्वेश्चन में आपका 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, सुनीता विलियम्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभ द्वारा स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो हैं वो आपके विंदेश्वर पाठक हैं, ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल क्या है कि सुलभ इंटरनेशनल जो एक ऐसी संस्था है जिसमें मानवाधिकारों को, पर्यावरण को, स्वच्छता को, ऊर्जा को, अपशिष्ट प्रबंधनों को और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है, ठीक है। और तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो आपके विंदेश्वर पाठक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, ठीक है। तो वाष्पन क्या होता है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, ताप देते हैं, तो द्रव जो अपनी अवस्था से बदलकर वाष्पन में यानी कि भाप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ही वाष्पन कहा जाता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण का मान ये तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। परंतु वाष्पन के कारण शीतलन की ये प्रक्रिया जब धीमी होती है तो वायुमंडल का ताप भी क्या हो जाता है, घटता जाता है, ठीक है। और वायु में बहने वाली चार्ज क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु में बहने की चाल कम हो जाती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने के लिए कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है, जो क्या है, ठीक है। तो मानवीय कारण क्या होता है, यानी कि मानवीय कारण क्या होता है आपका, जैसे कि खनन क्रियाकलाप करना, गहरे कुएं से तेल निकालना, या गहरे कुएं में अवशिष्ट पदार्थों को भरना या निकालना, या आपको बांधों को बनाना, या नाव के विस्फोट करना, ये मानवीय कारण होते हैं जिनके कारण से वहाँ का भूकंप आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने अध्यापक से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने कहती है, तो रवि ने इसका सही कारण लिखा है, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि रवि ने खनन के क्रियाकलाप ये मानवीय कारण लिखा है, जबकि ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेटों का हिलना और भूस्खलन से के कारण भूकंप आना, ये जो है आपके प्राकृतिक कारण होते हैं आपका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय कारण क्या होगा, बी हो जाएगा, खनन के क्रियाकलाप हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवा पर एक घर होता है, ठीक है। तो कारवा क्या होता है, कारवा होता है कि पहियों पर जो पहियों की गाड़ी जो होती हैं उन पर बना हुआ एक घर को हम कारवा बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्राचीन काल में जब जो व्यक्ति जो ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए जाते थे या कार्य करने के लिए जाते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी बैलगाड़ियों पर या घोड़ा गाड़ी पर अब जो है अब घर बना लेते थे, ठीक है। और घर बनाकर उसमें अपनी आवश्यकता का सामान भरकर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। और ये जो यात्रा करते थे वो एक समूह में करते थे, ठीक है। और उसी समूह को क्या कहा जाता था, कारवा कहा जाता था। तो इसमें कारवा में क्या होता था कि जो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी होती थी, पहियों वाली गाड़ी जो होती है, उसमें वो अपना घर बनाकर रहते थे, ठीक है। तो उसे ही कारवा कहा जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। तो कारवा क्या होता है कि कारवा पहियों पर एक घर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए, ठीक है। तो भारत में जो है कुल आपके 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब आपके जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से हैं, उसमें आपके नई दिल्ली है जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, लद्दाख है जिसकी राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है,
पांडुचेरी है, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है। और दादरा नगर हवेली दमन द्वीप की जो राजधानी वो आपकी दमन है। ठीक है, तो ये आपके जो है 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो दोनों ही जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी और चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी की दिशाएं क्रम से, अगर मान लीजिएगा हम भारत की राजधानी की दिल्ली में स्थित हों तो हमारा लखनऊ और चंडीगढ़ किस दिशा में की ओर होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा हम जो है ये है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड तो हमारा क्या होता है पूर्व होता है और ये हमारा पश्चिम होता है और ऊपर की ओर क्या होता है हमारा उत्तर होता है और नीचे हमारा दक्षिण होता है, यानी कि सिर की ओर हमारा उत्तर होता है और पैर की तरफ हमारा दक्षिण होता है। ये है हमारी। ठीक है, अब मान लीजिएगा हम यहाँ दिल्ली यहाँ है हमारी। ठीक है, ये हमारी दिल्ली है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले लखनऊ आ जाएगा, तो लखनऊ जो यानी कि दिल्ली की स्थिति में जो लखनऊ जो पड़ता है यानी उत्तर प्रदेश जो पड़ता है वो इस दिशा की ओर पड़ता है, आपका इस दिशा की ओर पड़ता है यहाँ, यानी कि लखनऊ जो होगा आपका वो यहाँ पड़ेगा आपका। ठीक है, लखनऊ यहाँ पड़ेगा आपका। ठीक है, और पंजाब जो होता है यानी कि पंजाब की स्थिति में जो है तो पंजाब जो पड़ता है वो आपका इस दिशा में पड़ता है आपका पंजाब, यानी कि चंडीगढ़ वो इस दिशा में पड़ेगा आपका। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि चंडीगढ़ यानी कि लखनऊ और चंडीगढ़ की स्थिति देखनी है। ठीक है, तो लखनऊ जो पड़ता है वो हमारा पूर्व दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व में पड़ेगा और जो पंजाब पड़ेगा यानी पंजाब का चंडीगढ़ जो पड़ेगा वो हमारा कौन सा पड़ेगा उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि क्योंकि हमें क्रम से बताना है। सबसे पहले लखनऊ है तो लखनऊ की स्थिति हमारी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, देखिए दक्षिण पूर्व है। ठीक है, और जो अब चंडीगढ़ की राजधानी है जो यानी चंडीगढ़ की स्थिति देखनी है वो हमारी क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी, यानी उत्तर पश्चिम के बीच में आ रहा पंजाब यानी चंडीगढ़, तो ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पृथक्करण क्या होता है कि किसी मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग अलग करना वो पृथक्करण कहलाता है, यानी कि पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बाजरे में जो यानी कि बाजरे का जो होता है उसकी बालियाँ होती हैं। ठीक है, और उसके बाले में जो छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, तो ओखली पीसने का जो प्रयोग में लाया जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बाली पीसने का प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है, तो वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। ठीक है, यानी कि एक रसोइया जब बिरयानी बनाएगा तो वो चावल को पानी से अलग करना चाहिए, यानी कि वो चावल को पहले पानी में धुल रहा है यानी कि साफ़ कर रहा है चावलों को। तो जब वो चावलों को पानी से साफ़ कर रहा है तो वो पानी को और चावल को अलग करेगा, तो इसे ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी या कौन सी विधि कहलाएगी, वो आपकी सी हो जाएगी निथारना, यानी कि पानी से चावल को निथार रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है। ठीक है, तो सर्वाहारी कौन सी होती है कि वे जानवर या वे प्राणी जो कि वनस्पतियों को और मांस को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं, सर्वाहारी या सर्वभक्षी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कौवा सुअर और मनुष्य। कौवा सुअर और मनुष्य जो आपके सर्वाहारी प्राणी हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरण उपगम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन जो किया जाता है तो इससे क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरण मुद्दों पर जो है चर्चा की जाती है। किसके साथ, विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जाती है ताकि वे अपनी वास्तविक परिस्थितियों में अनुभव कर सकें। ठीक है,
तो इसलिए क्वेश्चन था आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरण उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या पर्यावरण के लिए, ये भी सही है, पर्यावरण के माध्यम से है, ये भी सही है, और पर्यावरण के बारे में, ये भी सही है। आपके ए और बी सी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ए बी सी आपका आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण से है ये नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है, यानी कि ये इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के माध्यम से है और पर्यावरण के बारे में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या होता है कि हमारे चारों तरफ की वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और उस पर्यावरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करना जो कहलाता है वो पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि पर्यावरण की समस्याओं को समझना, उनका निदान करना, ये पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, ताकि इससे क्या हो सके कि पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण का अन्वेषण करना, ये भी सही है, और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करना, ये भी सही है। आपका ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के बारे में सूचना, ये इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। आपका ए और बी होगा आपका पर्यावरण का अन्वेषण और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, कि हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं, जिन जिन वस्तुओं से हम घिरे होते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और उस पर्यावरण का जो अध्ययन करना, विस्तृत गहन अध्ययन करना, वो पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन में था कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नता एकत्रित करना, और डी बच्चों के विचार एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं से सूचनाएं प्राप्त करना। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ए और डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नेपथियंस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा नेपथियंस क्या होते हैं। ठीक है, नेपथियंस पौधे वे पौधे होते हैं, यानी कि हमारे जो पर्यावरण में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे कीड़े को अपना भोजन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे ही पौधों को जो यानी कि जो छोटे मोटे कीड़े को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें नेपथियंस या घटपर्णी पौधे कहते हैं। ठीक है, और ये पौधे जो अक्सर जो पाए जाते हैं वो दलदली ज़मीन में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नेपथियन पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर दलदली ज़मीन होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये अधिकांश असम में, श्रीलंका में, फिलीपींस में, चीन में और मलेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नेपथियंस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधे शिकार क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधियां का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई शिक्षक यानी कोई विद्यार्थी कोई कार्य करते समय या कोई क्वेश्चन को हल करते समय कोई गलती कर देता है, तो एक शिक्षक का क्या कार्य है। तो शिक्षक को क्या कार्य होता है कि वह अपने छात्रों की गलतियों को पहचाने, ठीक है, और उन्हें स्वयं उसकी समस्या खोजने के लिए प्रोत्साहित करे, और इससे क्या होगा, इससे छात्रों में सीखने के कौशल का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है, तो उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषयक उपगम का अनुगमन करती है। ठीक है, तो देखिए विषयक उपगम क्या होता है कि विषयक उपगम जो शिक्षण और सीखने का एक तरीका होता है जहाँ पाठ्यक्रम के कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और इन विषयक उपगम का उद्देश्य जो होता है वो अध्ययन या स्कूल के विषयों के दो या दो से अधिक विषय को सहसंबंधित करना होता है। ठीक है, विषय उपगम का जो मेन उद्देश्य होता है वो अध्ययन या स्कूल के विषयों को के दो या दो से अधिक विषयों को सहसंबंधित करना होता है, और इसी विषय दृष्टिकोण से जो हम विषय की परिधियों को या अवरोधों को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषय उपगम का अनुगमन करती है क्योंकि। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि विषयक उपगम से विषय की परिधियों एवं अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, यानी कि ईवीएस में जो होता है आपके विषय और कुछ विषय और कुछ उपविषय दिए गए हैं। ठीक है, तो विषय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा करना या वे वस्तुएं जो हम बनाते हैं या करते हैं वो विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि विषय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा करना या वे वस्तुएं जो हम बनाते हैं या करते हैं वो विषय के अंतर्गत आते हैं। उप विषय के अंतर्गत आते हैं आपके रिश्तेदार, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, ये आपके उप विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा था कि समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो समाज में भेदभाव के जो विभिन्न रूपों का मूल्यांकन किया जा सकता है वो आपका सी के अंतर्गत आएगा, यानी काम और खेल और उप विषय के अंतर्गत आ जाएगा आपका, क्योंकि काम और खेल में जो है बच्चे मिलकर खेलते हैं, उसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, काम और खेल आ जाएगा, और ये आपका उप विषय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए लक्षण वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ठीक है, तो ऐसा पक्षी जो कि सिर से लेकर दुम तक नीला ही नीला दिखाई देता है वो पक्षी आपका मोर है। ठीक है, और मोर जो हमारा भारत का और श्रीलंका का एक राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। ठीक है, और मोर जो है वो नर मोर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी कि नरमोरी जो होता है जिसके लंबे लंबे पंख और नीले नीले पंख होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रतिक्रिया किस अनुक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, तो रेजी ने सबसे पहले क्या किया है, वो चांद का अवलोकन किया है। ठीक है, चांद का अवलोकन किया है, फिर उसने रेजी ने चांद की तुलना चूड़ी से की है। ठीक है, चांद की तुलना चूड़ी से की है। फिर उसके बाद क्या करा है, उस रेजी का जो तर्क आया है, तर्क क्या है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है, यह है जो रेजी का तर्क रहा। ठीक है, उसके बाद रेजी का क्या है, निष्कर्ष निकला, क्या निकला है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है, तो निष्कर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अवलोकन आएगा, रेजी ने सबसे पहले अवलोकन किया है, फिर तुलना की है, फिर तर्क किया है और फिर निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और उसके पुनः उपयोग एवं पुनःचक्रण सिखाने के लिए सबसे पहले उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और उसके पुनः उपयोग और पुनःचक्रण सिखाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपका आंसर भी हो जाएगा कि सबसे आप पहले परियोजना बनाएंगे और फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, और परियोजना क्या होता है कि परियोजना होता है कि किसी भी विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, वो आपका क्या कहलाता है, परियोजना कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, चर्चा क्या होता है कि चर्चा होता है कि किसी भी समस्या से संबंधित या सभी संबंधों को या सभी विषयों को, ठीक है, उन सभी विषयों पर क्या का विश्लेषण करना, उनकी तुलना करना
या मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना वो चर्चा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परियोजना और चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपके पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।